नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ताज़ातरीन खबरों के साथ। प्रियंका गांधी से मुकाबला करने बीजेपी में महिला नेत्रियों की कोई कमी नहीं है और कांग्रेस नारी सम्मान योजना के नाम पर देश की आधी आबादी की भावनाओं से खिलवाड़ करने का काम कर रही है। यह कहना है दिल्ली बीजेपी महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष प्रियल भारद्वाज का। प्रियल भारद्वाज ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का पुरजोर समर्थन करते हुए आगे कहा कि केंद्र और बीजेपी शासित राज्यों में चाहे ट्रिपल तलाक कानून बनाने की बात हो या लाडली बहना योजना, उज्ज्वला योजना की बात हो, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बीजेपी सरकार ने बहुत कम किए हैं। गौरतलब है कि प्रियल पीएम नरेंद्र मोदी के मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में शामिल होने भोपाल पहुंची थी। लगातार जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल्याणकारी योजनाएं लेकर आ रहे हैं, उसको कैसे इम्प्लीमेंट जो है महिला मोर्चा कर रहा है, चाहे लाडली बहनों की बात की जाए, लाडली बच्चों की बात की जाए, अन्य योजना। जी देखिए, महिला मोर्चा जो कि महिलाओं की भागीदारी, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो कर्मचारी वर्ग हो, चाहे वो शिक्षा का वर्ग हो या इत्यादि बिजनेस का वर्ग हो, उसमें 50% की भागीदारी हमने देखी है। जिस प्रकार से महिलाएं अपना परसेंटेज उनका बढ़ता चला जा रहा है, उसी प्रकार से जो केंद्र की सरकार है, उन्होंने जिस प्रकार से योजनाओं को ज़मीनी स्तर पर उतारा है, चाहे वो गरीबी कल्याण योजना, अन्न योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, कोविड वैक्सीनेशन की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री आवासीय योजना हो, चाहे मध्य प्रदेश में हम देखें तो लाडली बहन योजना हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हो, शौचालय बनाने की योजना हो, जिस प्रकार से गए बीते 9 सालों में मोदी जी के राज्य में जिस प्रकार से उन्होंने काम किया है और निरंतर करते चले जा रहे हैं, वो हमने कल मेरा बूथ सबसे मजबूत के माध्यम से हमको देखने के लिए मिला, जिसमें कि लगभग 3000 के कार्यकर्ता जो कि देश भर से भोपाल मध्य प्रदेश आए और उन्होंने जिस प्रकार से अपना उत्साह दिखाया और यहाँ से फिर एक हफ्ते की आगे ट्रेनिंग के लिए और अपने अपने कार्य क्षेत्र में गए हैं, वह ये संबोधित करता है। और 10 लाख के जो हमारे कार्यकर्ता भाई बंधु और बहनें वर्चुअली जुड़ी, चाहे अपने मंडलों पे जुड़ी, चाहे बूथ पे जुड़ी, चाहे जिले पे जुड़ी, चाहे प्रदेश पे जुड़ी, जिस प्रकार से उन्होंने मोदी जी को सुना और उनके वक्तव्य को सुना, जिस प्रकार से उन्होंने जो बातें रखी हैं, वह ये संबोधित करता है कि सभी योजनाओं से लेकर सिर्फ एक ऊपर तक की, सिर्फ योजनाओं तक की ही बात नहीं हो रही है, पर उनको हम नीचे तक, ग्रामीण क्षेत्र तक किस प्रकार से हमने अपनी योजनाओं को लागू किया। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगी कि अगर हम शौचालय की बात करते हैं, गए बीते सालों में भी अगर हम देखें तो सरकारें आती हैं, जाती हैं, लोग बदलते हैं, चेहरे बदलते हैं, पर क्या व्यक्ति, जनाधार, वर्ग क्या कभी बदला? ये वही महिलाएं थी, ये वही पुरुष थे, ये वही बच्चियां थी जिनके बारे में किसी और सरकार ने नहीं सोचा। अगर किसी ने सोचा तो वो भारतीय जनता पार्टी थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस प्रकार से छोटी छोटी योजनाओं पे काम किया, शौचालय जो कि सुनने में और कहने में बहुत छोटी सी बात लगती है, पर अगर आप देखें तो कितना महत्वपूर्ण विषय है। हम सभी कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र से निकल कर रह रहे हैं, पर हम सब जानते हैं, आप सभी भाई बंधुओं का भी अनुभव रहा होगा कि जब हम पहले गांव जाते थे तब गांव का क्या हाल, जब सड़कों पे से भोर सवेरे 4 बजे या शाम के 7 बजे 8 बजे अगर आप गाड़ी निकल जाती तो आपको कहीं ना कहीं महिलाएं या पुरुष भी आपको खेत में कहीं रोड के सड़क के किनारे कहीं आपको दिख जाते। आज जब मैं इस योजना की बात करती हूँ, शौचालय की बात करती हूँ, हर गांव में लोगों को एक स्कीम बनाकर, जो कि शौचालय, जो कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ये स्कीम आई और जो कि महिलाओं के, जिसका कि नाम रखा गया इज्जत घर। क्या ये एक सोच की बात नहीं थी? क्या ये एक इतनी बड़ी सोच की बात थी कि महिलाओं को सबसे पहले प्राथमिकता देते हुए एक छोटे से बिंदु से काम हुआ, जो कि शौचालय। कांग्रेस भी बात कांग्रेस कर रही है, महिला को 2000 की बात कर रही है।
तो इसको कैसे लेते हैं? जी देखिए, मैं दूसरी पार्टी पर टिप्पणी ना करते हुए, क्योंकि हम सब जानते हैं, हम सब लोग कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के राज में भी हमने अपना जीवन यापन देखा है और कांग्रेस के उसमें भी देखा है। पर मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से महिलाओं के लिए सोचा है, जिस प्रकार से बच्चियों के लिए सोचा है, तो क्या कांग्रेस सरकार तो पहले भी थी, तो वो पहले सोच ली? पहले तो कभी नहीं सोचा। सोचा किसने? यह सोच किसकी थी? ये एक ऐसे व्यक्ति की सोच थी जिन्होंने अपने ना केवल स्टेट में, मैंने बहुत सारी प्रधानमंत्री जी की किताबें पढ़ी हैं जिसमें छोटे छोटे विषय भी देखने के लिए मिले, चाहे वो पशु की आँख की चिकित्सा की बात हो। एक कहीं किताब में मैंने ये पढ़ा था कि उनकी जो संवेदना, जो व्यक्ति अगर जानवर के प्रति इतनी संवेदना रखता हो कि एक बीमारी फैली, तो उन्होंने उस पर सोच विचार करते हुए उन जानवरों के ट्रीटमेंट से लेके बाहर से टीम बुलाई और सभी जानवरों की आँखों का चेकअप कराया। ये एक अपने आप में बहुत बड़ा बिंदु है, जो कि मुझे लगता है कि ये आज की सोच नहीं है, ये बहुत पहले की सोच है जो चलती चली आ रही है और आगे भी बढ़ती चली जाएगी। चेहरा हो सकता है कि जी देखिए, हम सब जानते हैं कि गांधी परिवार परिवारवाद पे चलता है, तो क्या कांग्रेस में और महिलाएं नहीं? बहुत सारी महिलाएं। तो भारतीय जनता पार्टी तो एक इतनी बड़ी, आज की विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है और हमारे पास में चेहरों की कमी नहीं है। हमारे पास में, अगर भारतीय जनता पार्टी की मैं बात करूं, तो हमारे पास ऐसे ऐसे नेता हैं, नेत्रियां हैं जो कि अपनी मेहनत से कहां पहुंचे। उनके परिवार में कोई नहीं, परिवारवाद नहीं, पर वे महिलाएं अपने संघर्ष से आगे बढ़कर आए। ये केंद्र तय करेगा कि यहाँ कौन चेहरा बनकर आए, पर हमें ये लगता है कि हमारे पास में नेत्रियों की कमी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने कई नेत्रियाँ ज़मीनी स्तर पर उतारी हैं। आने वाले समय में हम सब देख सकते संबोधन में कहा कि कोई भी चाहता है कि लागू किया जाए, लेकिन 36 लागू किया जाए। देखिए, ये तो हम सभी जानते हैं कि यूसीसी को अगर हम कंपलसरी करते हैं, अपने देश में लागू करते हैं, तो उसके कितने फायदे हैं और सभी भाई बंधु उससे सहमति भी रखते हैं। पर ये समाज में घूमने वाले ऐसे एलिमेंट और पार्टी जो कि अपने मुद्दों को ढूंढती है अपनी रोटी सेकने के लिए, पर मैं ये कहूँगी कि यूसीसी के कितने फायदे हैं। क्यों एक देश में कोई भी वर्ग है, कोई भी व्यक्ति है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से ट्रिपल तलाक के बारे में कल बात करी और बात रखी, ये एक बहुत ही अभिन्न हिस्सा था। मैं फिर ये बात कहती हूँ कि महिलाएं आज नहीं आई, महिलाएं शुरू से चलती चली आ रही हैं और महिलाएं ही देखा जाए तो सृष्टि की संरचना करने वाली हैं। तो जब ट्रिपल तलाक आया, तो आप मुस्लिम बहनों से पूछिए, आप तो मीडिया भाई बंधु हैं, आप जब समाज में निकलेंगे, जब आप बात करेंगे, तब आपको खुद देखने के लिए समझ में आएगा कि महिलाओं को कितना लाभ है। वास्तव में ये सिर्फ एक महिला नहीं, प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन में ये बात उन्होंने रखी कि सिर्फ महिलाएं ही नहीं, बट महिलाओं के जो परिवार हैं, उनका भाई, उनके पिता, उनकी माता, उनके भाई बंधु और उनसे जुड़ा हुआ उनका परिवार वाकई में किस प्रकार से उस पूरी पीड़ा को भोगता है, या उसके बच्चे, वो सभी व्यक्ति जानते हैं इस बात। तो जब यूसीसी की बात आती है, तो क्यों नहीं एक लॉ हो पूरे देश भर में, क्यों ना कानून हो लॉ में एक जो कि देश में होना चाहिए। कैसे दो अलग अलग प्रकार की बातें हो सकती हैं। जब राजनीति की बात आती है, तब लोग राजनीति करने लगते हैं और आम जनता कहीं ना कहीं उसका शिकार बनती है। तो हम ये कहते हैं कि यूसीसी अगर आता है, तो सभी लोगों के लिए, महिलाओं के लिए एक जैसी समान भागीदारी रहे। मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया अध्यक्ष के मिश्रा बयान। कल हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश प्रवास पर पधारे थे। एक झूठ को उन्होंने बोला था, जितने भाजपा शासित राज्य हैं वहाँ पेट्रोल के दाम 100 रुपये से कम है। जिस प्रदेश में महंगाई की चर्चा कर रहे हैं, उससे प्रदेश के पेट्रोल के दाम नहीं बताए। या तो प्रधानमंत्री को मध्य प्रदेश में पेट्रोल के दामों की जानकारी थी, या उनको पेट्रोल की जानकारी नहीं थी, या उनसे झूठ बुलवाया गया।
प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच अदावत छुपी नहीं है। प्रधानमंत्री अपनी ही पार्टी के मुख्यमंत्री से विश्वासघात शब्द उपयोग कर रहे हैं। पिछले चुनाव में यूपीए में कांग्रेस की सरकार थी, उस समय बीजेपी महंगाई डायन खाए जाते हैं गीत गाया करती थी। आज कांग्रेस यहाँ गीत गाएगी महंगाई डार्लिंग भय जात है। आज महंगाई बीजेपी की डार्लिंग बनी हुई है। यह बात टमाटर 120 रुपये किलो है, या पेट्रोल से भी महंगी बिक रहा है। सम्मानित अध्यक्षा आदरणीय विभा पटेल जी, मीडिया विभाग के मेरे सम्मानित उपाध्यक्ष जी, प्रवक्तागण, पत्रकार साथियों और कैमरामैन मित्रों, शॉर्ट नोटिस पर आपको हमने आमंत्रित किया है क्योंकि इस बड़े विषय को हम कल सुबह आपसे चर्चा करना चाहते थे, किंतु कल ईद होने की वजह से हमने आज ही आपको कष्ट दिया है। और विषय सीधी तौर पर आम जन से जुड़ा हुआ है, जिससे आप और मैं और हमारी जो गृहणियाँ बहनें यहाँ बैठी हुई हैं वो स्वयं पीड़ित हैं। कल हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब मध्य प्रदेश प्रवास पर पधारे थे और कल उन्होंने एक बात कही है और उस झूठ को बहुत साफ गोई के साथ उन्होंने बोलने की कोशिश की कि भाजपा शासित जितने भी राज्य हैं वहाँ पेट्रोल 100 रुपयों से कम प्रति लीटर के भाव से मिल रहा है। उन्होंने कृपापूर्वक कुछ राज्यों के नाम भी बताए, मगर अफसोस था कि जिस सरजमी पर प्रधानमंत्री जी महंगाई, पेट्रोल और डीजल को लेकर चर्चा कर रहे थे, उस प्रदेश के दाम उन्होंने नहीं बताए और उस प्रदेश के मुखिया भी प्रधानमंत्री जी की बगल में बैठे हुए थे। उससे दो बातें विचार में आ रही हैं कि या तो प्रधानमंत्री जी को मध्य प्रदेश के पेट्रोल डीजल के दाम की जानकारी थी, मगर महंगा होने के खातिर उन्होंने उनके दामों का और मध्य प्रदेश का जिक्र नहीं किया, या माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी को पेट्रोल डीजल के दामों की जानकारी न देकर जानबूझकर उनसे झूठ बुलवाया। और एक रहस्य और सामने आ सकता है कि प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी बात बोली है कि भाजपा शासित राज्यों में हम 100 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल बिकवा रहे हैं और जो प्रदेश 100 रुपए से कम पेट्रोल डीजल नहीं बेच रहे हैं वे जनता के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। विश्वासघात शब्द उन्होंने, मेरे पास भी वो रिकॉर्डिंग है और आप लोगों ने तो करी ही है। तो क्या यहाँ पर हम सब जानते हैं, हम बोल सकते हैं, आपकी कुछ मजबूरियां हो सकती हैं। प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के बीच राजनीतिक अदावत किसी से छुपी नहीं है। आपने कई बार देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी एयरपोर्ट पर या दिल्ली में प्रधानमंत्री जी को जब बुके भेंट करते हैं, पुष्पगुच्छ, तो प्रधानमंत्री जी इधर देखते हैं और मुख्यमंत्री जी उनको ऐसे प्रणाम करते हैं। यानी चेहरे से वो अदावत स्पष्टता परिलक्षित होती है। तो या तो प्रधानमंत्री जी ने जानबूझकर विश्वासघाती शब्द उपयोग कर शिवराज सिंह जी को विश्वासघाती बताया है,
या फिर मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी से झूठ बुलवाया है कि यहां 100 रुपए से कम पेट्रोल है या बिक रहा है। अब इन षड्यंत्रों के पीछे क्या भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति जिम्मेदार है, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। मगर प्रधानमंत्री जी के शब्दों में ही मुख्यमंत्री को विश्वासघाती स्वीकार करना, यह मध्य प्रदेश की जनता का अपमान है। राजनीतिक हमारी लड़ाइयां मुख्यमंत्री जी से हो सकती है, मगर एक प्रधानमंत्री अपनी ही पार्टी के मुख्यमंत्री को हजारों की भीड़ में विश्वासघाती कह जाए, तो हम भी इस प्रदेश के नागरिक हैं। या तो मुख्यमंत्री जी खुद स्पष्ट करें कि मैं मध्य प्रदेश की जनता के साथ क्या विश्वासघात कर रहा हूं, या मैंने प्रधानमंत्री जी से झूठ बुलवाया है। यह मामला बहुत बड़ा है, सामान्य मामला नहीं है। अब चर्चा की जाए महंगाई की। पिछले चुनावों में जब यूपीए में कांग्रेस की सरकार थी, दिल्ली में यूपीए की, तब भारतीय जनता पार्टी ने एक गीत हायर किया था और हर मंडल बूथ पर वो गीत बजाया जाता था कि महंगाई डायन खाए जात है। अब मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से पूछना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी दोनों बताएं कि अब यदि हम उस गीत को गवाएंगे तो क्या कैसे गवाएं। और मैं मानता हूं कि अब ऐसे गवाना चाहिए कि महंगाई डार्लिंग भाए जात है। जो महंगाई इनकी दुश्मन थी कि 100 रुपए से कम बिक रहा है, यहां टमाटर 120 रुपए किलो है। पेट्रोल से भी अधिक कीमत टमाटर की है। 600-650 रुपए जब गैस का सिलेंडर था, 750 तक था, 450 से शुरू हुआ था, हाँ 450 तक था। तब तक भारतीय जनता पार्टी में हमारी स्मृति ईरानी आंटी उसे सिर पर रखकर भोपाल के पॉलिटेक्निक में प्रदर्शन कर रही थी। आज स्मृति ईरानी आंटी से मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि 1150 रुपए प्रति सिलेंडर उपभोक्ताओं को मिल रहा है। अब तो आपकी हेल्थ भी अच्छी हो गई, आप सिलेंडर उठा सकती हैं। जब आप कमजोर थी तब भी उठाया आपने, तो अब तो आप ईश्वर की बहुत कृपा है आप पर। आप खामोश क्यों हैं? सब्जियों के दामों का मैं जिक्र करूं तो अदरक 240 रुपए है, लहसुन 240 रुपए है, धनिया 70 रुपए किलो है, गोभी 120 रुपए किलो है, पालक 60 रुपए किलो है, मिर्च 60 रुपए किलो है, पत्ता गोभी 80 रुपए किलो है, गिलकी 80 रुपए किलो है, लौकी 60 रुपए किलो है, बीन्स 100 रुपए किलो है, भिंडी 80 रुपए किलो है, टिंडे 80 रुपए किलो है, ब्रोकली 320 रुपए किलो है और ककड़ी 60 रुपए किलो है। तुअर की दाल की कीमत 175 रुपए हो गई है प्रति किलो, जो मई जून में 140 रुपए आदरणीय विभा भाभी बता रही हैं। 140 रुपए मई एंड तक थी। जून में ऐसा क्या आपातकाल लग गया है कि वो 175 रुपए किलो हो गई है। शक्कर 42 रुपए किलो है। मुख्यमंत्री जी खामोश हैं। आज सुना है कि कैबिनेट की मीटिंग में मामा की रसोई का जो उनका प्लान था, वो प्लान सर्वानुमति से पारित नहीं हो पाया है। अब मामा जी आप अकेले ही खाएंगे तो आपकी थाली कौन गरीब खा सकता है? इन दामों पर भी आप सोचिए ना। कैबिनेट की बैठक में इन दामों से राहत देने के लिए आपने क्या निर्णय लिए हैं? मुख्यमंत्री जी, विनम्रता पूर्वक मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप इस बात पर भी चर्चा कीजिए। और इन सबके अतिरिक्त गरीबी और महंगाई के कारण मध्य प्रदेश में कई लोग आत्महत्या भी कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री जी भी कल उस पर कुछ नहीं बोले, मुख्यमंत्री जी भी उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। मेरा आग्रह है मुख्यमंत्री जी आपसे कि इस कमर तोड़ महंगाई को लेकर भी आप कुछ गला साफ करें, क्योंकि जिस कदर महंगाई की मार गरीबों के सामने मुंह बाए खड़ी हुई है, उसकी तरफ, क्योंकि आप पूंजीपतियों के दलाल हैं, पूंजीपतियों और सरमाएदारों के प्रतिनिधि हैं, इसलिए आपका ध्यान नहीं जा रहा है, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो या मुख्यमंत्री जी हो। और हमारा सीधा आरोप है कि आप उद्योगपतियों के प्रतिनिधि हैं, मुनाफाखोरों के प्रतिनिधि हैं, कालाबाजारी करने वालों के प्रतिनिधि हैं, लिहाजा आप गरीबों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो आप सिर्फ 4 महीने के मुख्यमंत्री हैं, कम से कम जाते जाते महंगाई से राहत दिला जाएं तो प्रदेश की जनता पर आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं आग्रह करना चाहूँगा आदरणीय विभा पटेल जी से कि जिनका सीधा सामना एक परिवार की गृहिणी होने के नाते, मुखिया होने के नाते महंगाई से पड़ रहा है, वे भी आपसे रूबरू हूँ। लगातार बढ़ रही है, उससे सबसे ज़्यादा यदि कोई परेशान है तो महिलाएं हैं, गृहिणियां हैं। क्योंकि आप देखिए 125 रुपये मई के आखिरी में तुअर की दाल थी और फिर वो बढ़ते बढ़ते आज 175 से 150 के बीच में हुई है। इसी तरह से अगर आप सब्जियां देखें, कुछ दिन पहले ही टमाटर 20 से 40 रुपए तक था और अब 120 के पार पहुंच गया है। इसी तरह हर सब्जी महंगी हो रही है और यहाँ तक कि जो दूध है, दूध की कीमतें भी आसमान छूने लगी हैं। तो ये जो तेजी आई है उसके कारण महिलाएं बहुत परेशान हैं और मेरा तो ये कहना है कि शिवराज सिंह जी जो काम कर रहे हैं और जिस योजना के लिए वो अपनी स्वयं की पीठ स्वयं ही थपथपा रहे हैं, वो तो एक हाथ से देकर और दूसरे हाथ से लेने वाली बात हो चुकी है और ये उन्हें अब नाटक बंद कर देना चाहिए। शिवराज सिंह जी दरअसल लगातार बढ़ रही है, उससे सबसे ज़्यादा यदि कोई परेशान है तो महिलाएं हैं, गृहिणियां हैं। क्योंकि आप देखिए 125 रुपये मई के आखिरी में तुअर की दाल थी और फिर वो बढ़ते बढ़ते आज 175 से 150 के बीच में हुई है। इसी तरह से अगर आप सब्जियां देखें, कुछ दिन पहले ही टमाटर 20 से 40 रुपए तक था और अब 120 के पार पहुंच गया है। इसी तरह हर सब्जी महंगी हो रही है और यहाँ तक कि जो दूध है, दूध की कीमतें भी आसमान छूने लगी हैं। तो ये जो तेजी आई है उसके कारण महिलाएं बहुत परेशान हैं और मेरा तो ये कहना है कि शिवराज सिंह जी जो काम कर रहे हैं और जिस योजना के लिए वो अपनी स्वयं की पीठ स्वयं ही थपथपा रहे हैं, वो तो एक हाथ से देकर और दूसरे हाथ से लेने वाली बात हो चुकी है और ये उन्हें अब नाटक बंद कर देना चाहिए। शिवराज सिंह जी दरअसल जनता का और महिलाओं के भलाई का ढोंग तो करते हैं, लेकिन वास्तविकता में कुछ भी नहीं है। आज देश के तमाम विपक्ष दल के एकजुटा हुआ पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने विपक्ष दल पर हमलावर होते हुए कहा कि एक भी भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा। यह संकल्प है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जितने भी बड़े बड़े घोटाले करने वाले हैं वह सभी कार्रवाई के डर से ही तो इकट्ठा हो रहे हैं। इनमें वैचारिक एकता नहीं है, इनकी एक समान सोच नहीं है, इनके समान कार्यक्रम नहीं है। ये अलग अलग राज्यों में बुरी तरह लड़ भिड़ रहे हैं, एक दूसरे की गर्दन काटने के लिए उतारू हो रहते हैं। अलग अलग विरोधाभासी लोग एक दूसरे के कट्टर वैचारिक दुश्मन आज इकट्ठा क्यों हो रहे हैं, उनको जेल दिखाई दे रहा है। गड़बड़ ही तो है, मोदी जी छोड़ेंगे नहीं। मध्य प्रदेश में और बाकी राज्यों में गड़बड़ करने वाले किसी की भी कीमत पर नहीं बचेंगे। एक भी भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा, ये संकल्प है प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। ये संकल्प है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का। जितने भी बड़े बड़े घोटाले करने वाले हैं वो सब कार्रवाई के डर से तो इकट्ठा हो रहे हैं। इनमें वैचारिक एकता नहीं है, इनका समान सोच नहीं है, इनके समान कार्यक्रम नहीं है। ये अलग अलग राज्यों में बुरी तरह लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, एक दूसरे की गर्दन काटने पर उतारू रहते हैं। अलग अलग विरोधाभासी लोग एक दूसरे के कट्टर वैचारिक दुश्मन आज गलवैया क्यों डाल रहे हैं? उनको जेल दिखाई दे रहा है।
गड़बड़ की है तो मोदी जी छोड़ेंगे नहीं। मध्य प्रदेश में भी और बाकी राज्यों में भी गड़बड़ करने वाले किसी भी कीमत पर नहीं बचेंगे। कांग्रेस केवल झूठ की गारंटी देती है। गरीबी हटाओ कब कहा था कांग्रेस ने? इंदिरा जी ने 1971 में नारा दिया था गरीबी हटाओ। गरीबी हटी? केवल झूठ बोलना और सरेआम झूठ बोलना। गारंटी केवल झूठ बोलने की है। कर्जा माफ किया 10 दिन में, बताया राहुल गांधी। बेरोजगारी भत्ता दिया, समूह का कर्जा माफ किया, फसलों पे कोई बोनस दिया इनने। कौन से वचन पूरे किए? एक के बाद एक झूठ बोलते चले गए और फिर गारंटी देने आए। इनकी गारंटी सच है, केवल भ्रष्टाचार की गारंटी है, महिलाओं के अपमान की गारंटी है, नौजवानों को ठगने की गारंटी है, किसानों को छलने की गारंटी है, धोखा देने की गारंटी है। और ऐसे गारंटी देने वाले जनता के नजरों से उतर चुके हैं। जो विपक्ष की नीतियां जो रही सब एक साथ जुड़ गई, ये कारण जनजातियों का विकास नहीं हो पाया, पिछड़ा इनने अनुसूचित जनजाति का विकास नहीं किया। प्रधानमंत्री जी ने नाम ले लेके जाते हैं गिनाए, अनुसूचित जाति का विकास नहीं किया। इतने साल के राज में इतने पिछड़े कैसे रह गए? इनने अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज का विकास नहीं किया। आज भी गरीबी में जिंदगी जीने को विवश किया है तो कांग्रेस ने किया है। बस वोट के लिए इकट्ठे कर लो, डरा डरा के, झूठ फैला के। कांग्रेस ने पाप किया है। एससी, एसटी और अल्पसंख्यक मित्रों के साथ मोदी ने कल जीत का मंत्र दिया और खासतौर से ये भी कहा कि जो भ्रष्टाचारी हैं उन पर कार्रवाई की गारंटी भी देते हैं। एक भी भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा, ये संकल्प है प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। ये संकल्प है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का। जितने भी बड़े बड़े घोटाले करने वाले हैं वो सब कार्रवाई के डर से तो इकट्ठा हो रहे हैं। इनमें वैचारिक एकता नहीं है, इनका समान सोच नहीं है, इनके समान कार्यक्रम नहीं है। ये अलग अलग राज्यों में बुरी तरह लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, एक दूसरे की गर्दन काटने पर उतारू रहते हैं। अलग अलग विरोधाभासी लोग, एक दूसरे के कट्टर वैचारिक दुश्मन आज गलवैया क्यों डाल रहे हैं? उनको जेल दिखाई दे रहा है। गड़बड़ की है तो मोदी जी छोड़ेंगे नहीं। मध्य प्रदेश में भी और बाकी राज्यों में भी गड़बड़ करने वाले किसी भी कीमत पर नहीं बचेंगे। कांग्रेस केवल झूठ की गारंटी देती है। गरीबी हटाओ कब कहा था कांग्रेस ने? इंदिरा जी ने 1971 में नारा दिया था गरीबी हटाओ। गरीबी हटी? केवल झूठ बोलना और सरेआम झूठ बोलना। गारंटी केवल झूठ बोलने की है। कर्जा माफ किया 10 दिन में, बताया राहुल गांधी। बेरोजगारी भत्ता दिया, समूह का कर्जा माफ किया, फसलों पे कोई बोनस दिया इनने। कौन से वचन पूरे किए? एक के बाद एक झूठ बोलते चले गए और फिर गारंटी देने आए। इनकी गारंटी सच है, केवल भ्रष्टाचार की गारंटी है, महिलाओं के अपमान की गारंटी है, नौजवानों को ठगने की गारंटी है, किसानों को छलने की गारंटी है, धोखा देने की गारंटी है। और ऐसे गारंटी देने वाले जनता के नजरों से उतर चुके हैं। जो विपक्ष की नीतियां जो रही सब एक साथ जुड़ गई, ये कारण जनजातियों का विकास नहीं हो पाया, पिछड़ा इनने अनुसूचित जनजाति का विकास नहीं किया। प्रधानमंत्री जी ने नाम ले लेके जाते हैं गिनाए, अनुसूचित जाति का विकास नहीं किया। इतने साल के राज में इतने पिछड़े कैसे रह गए? इनने
अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज का विकास नहीं किया। आज भी गरीबी में जिंदगी जीने को विवश किया है तो कांग्रेस ने किया है। बस वोट के लिए इकट्ठे कर लो, डरा डरा के, झूठ फैला के। कांग्रेस ने पाप किया है। एससी, एसटी और अल्पसंख्यक मित्रों के साथ धोखा दिया है उनको। अगर वास्तव में सही अर्थों में सबका विकास और सबका साथ प्रारंभ किया है तो प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ किया है, भाजपा की सरकारों ने प्रारंभ किया है। मध्य प्रदेश को आज 2 वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 वंदे भारत ट्रेन भोपाल, इंदौर और रानी कमलापति से जबलपुर को आज हरी झंडी दिखाई, जिसके बाद ट्रेन जबलपुर के लिए रानी कमलापति के लिए 10:30 बजे रवाना हो गई। वहीं रानी कमलापति से चलने वाली वंदे भारत जबलपुर स्टेशन शाम 4 बजे पहुंची। इस दौरान ट्रेन में सवार यात्री काफी खुश दिखाई दी। वहीं यात्रियों ने ट्रेन के साथ सेल्फी भी ली है। नरसिंहपुर से यात्रा कर जबलपुर पहुंची सुमन पसेरिया ने बताया कि ट्रेन के अंदर बैठकर घर जैसी फीलिंग आ रही थी। ट्रेन में हाईटेक फैसिलिटी है, समय का मैनेजमेंट भी वंदे भारत ट्रेन में अच्छा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का डिजिटल भारत का सपना पूरा हो रहा है। यह फीलिंग वंदे भारत के गेट खुलते और बंद होने के साथ मैंने महसूस की है। वहीं ट्रेन का स्वरूप भी अन्य ट्रेनों की तुलना में बदला हुआ दिखाई दिया। सफ़र करने में बहुत मज़ा आया। बहुप्रतीक्षित वंदे भारत एक्सप्रेस भोपाल से जबलपुर आज शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रानी कमलापति स्टेशन पे किया और एक साथ 5 वंदे भारत ट्रेनों को आज हरी झंडी दिखाई गई है, जिसमें कि रानी कमलापति से जबलपुर, भोपाल से इंदौर, मडगांव गोवा से मुंबई, धारवाड़ से बेंगलुरु और रांची से पटना, कुल मिला के 5 वंदे भारत हैं। और इसी के साथ देश के सभी विद्युतीकृत राज्यों में वंदे भारत ट्रेन की कनेक्टिविटी हो गई है और अब पूरे देश में वंदे भारत शान से दौड़ रही है। ये पूरी तरह से स्वदेश में निर्मित हाई टेक्नोलॉजी से लैस सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, जिसे अपने देश में ही बनाया गया है और कई तरह के इसमें सुविधाएँ हैं। इसका एक्सेलरेशन बहुत फास्ट है, ब्रेकिंग भी इसकी आधुनिक है, अंदर कई तरह की सीट है, सीट के कवर्स, लाइटिंग, सब कुछ एकदम वर्ल्ड क्लास इसका सुविधाएं इसमें दी गई है। कैसा लगा आपको इस ट्रेन में बैठ के? क्या फैसिलिटी है ज़्यादा इस ट्रेन में? इसमें मुझे बहुत अच्छा लगा बैठ के। इसमें बहुत सारे न्यू फीचर्स है जो आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत अच्छी ट्रेन मानी जाती है इसको देखा जाए तो। और इसमें जो दरवाजे हैं वो ऑटोमेटिकली क्लोज होते बंद होते, जैसे मेट्रो होती है वैसे ये रेलगाड़ी हो रही है। और उस पर वाटर बॉटल, न्यूज़पेपर वो फ्री है। और इसमें मतलब आप पेंट्री कार भी, एक तरफ से चेयर कार है बट पेंट्री कार है, आप फूड ऐड भी करवा सकते हो, नहीं भी करवा सकते हो, वो भी आपकी रिजर्वेशन के दौरान कट हो सकता है। बहुत सारी मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो अपडेट की गई हैं। कहते हैं ना हर चीज़ अपडेट होनी चाहिए, तो ये बहुत अच्छा लगा मेरे को। फुल एसी है, वाईफाई कनेक्शन है इसमें बस। और में कैसा लग रहा है आपको? बहुत कंफर्टेबल है। 180 टन भी हो सकती है पूरी, आप पीछे घूम के बात भी कर सकते हैं पीछे ट्रेन से। और मतलब एक लग्जरी ट्रेन बोल सकते हैं इसको एक तरह से। माय नेम इज सिमोन पसेरिया। मोदी जी के दूरदर्शी विजन का परिणाम है कि भारत को जबलपुर को एक बहुत अच्छी सेमी हाई स्पीड ट्रेन मिली है। ये ट्रेन पूरी तरह से फुली एसी है। इसमें पैसेंजर के लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं। इसमें पैसेंजर के लिए इमरजेंसी टॉक पे यूनिट है और बहुत सारी सुविधाएं हैं, इसकी स्पीड मैक्सिमम 160 तक जा सकती है। और अभी फिलहाल तो अपने सेक्शन में 110 चल रही है। आपको कैसा अलग लगा? बहुत दूसरी गाड़ियां भी चलाई? हाँ, ये पूरी फुली ऑटोमेटिक ट्रेन है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। आपका नाम? राम भजन गुप्ता, सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट। जबलपुर के महाराजपुर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में कुछ दबंगों के द्वारा शासकीय उद्यान की भूमि पर कॉलोनी के कुछ दबंगों के द्वारा अवैध रूप से मंदिर का निर्माण करवाया जा रहा है। इसकी शिकायत लेकर कॉलोनी की पीड़िता अर्पणा कोल और उसकी मां ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाते हुए बताया कि हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में प्रशासन के द्वारा बच्चों के खेलने के लिए गार्डन की भूमि आवंटित कर खाली छोड़ी थी, जिस पर कॉलोनी के बच्चे रोजाना खेल कूद करते हैं। वहीं कॉलोनी के ही कुछ दबंगों द्वारा बिना अनुमति के सबसे चंदा लेकर उक्त भूमि पर अवैध तरीके से मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। इसकी शिकायत उनके द्वारा एसडीएम तहसीलदार उद्यान विभाग के दी गई थी, लेकिन कोई भी अब तक कार्रवाई नहीं हुई।
शिकायत लेके आए हैं? मेरा नाम अर्पणा कोल है। मैं हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी महाराजपुर से आई हूँ और मेरी ये शिकायत है कि वहाँ पे जो गार्डन और पार्क की जगह भूमि खाली पड़ी हुई है, तो वहाँ पे कुछ लोग मिलकर मंदिर का निर्माण कर रहे हैं अवैध रूप से, जैसे कि कुंती विश्वकर्मा, शशि सेन, सविता विश्वकर्मा व अन्य महिलाएं हैं। और मेरी इसकी शिकायत सभी जगह दी गई हुई है, नगर निगम में भी, कलेक्ट्रेट में। ये तीसरी बार मेरी जन सुनवाई है और अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। उनका कहना ये है कि हमको सबका सपोर्ट है, तो हमको कोई कुछ नहीं रोक सकता है। मैंने सब जगह शिकायत करी हुई है, लेकिन अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं है। आपने उद्यान विभाग में भी हाँ, दी थी, फिर क्या हुआ? उद्यान विभाग में मैंने दिया हुआ है। यहाँ तक कि उनको नोटिस भी गया हुआ है, दुर्गेश विश्वकर्मा, कुंती विश्वकर्मा, सबको नोटिस भी गया हुआ है, लेकिन उन लोग तब भी नहीं मान रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। और नगर निगम से आए थे अतिक्रमण शाखा के लोग, दल प्रभारी आए थे, तो उन्होंने सीधे मुझसे 10,000 रुपये की मांग करी कि आप सीधे पैसे दो, तो हम तुरंत के तुरंत काम करते हैं, नहीं तो हमारा काम रुक जाएगा। उन्होंने सीधे हमसे पैसों की मांग करी हुई है। तो मेरा यही है कि बस वो अवैध रूप से जो कब्जा है वो हटाया जाए, और जो गार्डन है, पार्क है, तो उसको पार्क की ही भूमि रखी जाए। आपको मंदिर बनाना, आप किनारे बना लीजिए। आप ये कैसे बोल सकते हैं हमको 12x20 की जगह चाहिए, 12x30 की जगह चाहिए? ये तो कोई बात ही नहीं होती ना। आप घर थोड़ी ना खरीद रहे हैं जो आप इतनी बड़ी जगह की मांग कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें गलत है। लोगों के पास सही तरीके से न्यूज़ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। आप बोल रहे हैं सिर्फ हमको मंदिर बनाना है, ऐसा नहीं है ना कि मंदिर बनाना। पूरी सच्चाई बोलिए ना कि पार्क की भूमि पे हमको मंदिर बनाना है। आप बोल रहे हैं सिर्फ हमको मंदिर बनाना है और हम रोक रहे हैं। हम रोक नहीं रहे हैं, हम आपको सही चीज़ बता रहे हैं कि आप ऐसा करिए। बस मेरा ये कहना है। हाँ, मंदिर आपको बनाना, आप किनारे बनाइए। पूरी जो भूमि है आप पार्क के लिए यूज़ करिए, बच्चों के लिए यूज़ करिए। बच्चों के खेलने की जगह है वो, लोगों के लिए योगा करना, एक्सरसाइज करना, ऐसी जगह है वो। ये नहीं कि आप मंदिर बना के, मंडली बना के बैठे हुए हैं, ज़बरदस्ती की महाआरती कर रहे हैं, शो ऑफ कर रहे हैं, बिल्कुल डीजे पे डीजे बजा रहे हैं। ये सब क्या है? बस ये नाम मेरा अर्पणा कोल है। संजीवनी नगर थाना क्षेत्र धनवंतरी नगर में 16 जून को बीजेपी नेता प्रियांश विश्वकर्मा ने अपने ऑफिस में इनकम टैक्स चौराहा निवासी वेदिका ठाकुर को गोली मार दी, जिसके चलते वेदिका को गंभीर अवस्था में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं वेदिका की रीढ़ की हड्डी में गोली फंसी हुई थी, जिसके चलते घायल वेदिका के अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। वहीं 10 दिन से जिंदगी की जंग लड़ते हुए आखिरकार वेदिका ने दम तोड़ दिया। संजीवनी नगर पुलिस को जैसे ही युवती के मृत होने की जानकारी लगी तो वह तत्काल निजी अस्पताल पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल अस्पताल भिजवाया। पोस्टमार्टम के पश्चात उस गोली को जब्त किया तो वेदिका की पीठ में धंसी हुई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय अग्रवाल का कहना है कि पहले हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया था, वहीं अब हत्या का मामला दर्ज किया जा रहा है। वहीं अग्रवाल का कहना है कि पूरे मामले की जाँच जारी है और आरोपी से हत्या के कारणों को लेकर पूछताछ की जा रही है। नहीं क्या कर रहे हैं सर, गोलीकांड में वेदिका घायल हुई थी, उसकी मौत हो गई, क्या कुछ ये मामला था? ये दुखद समाचार हमें निजी अस्पताल से प्राप्त हुआ है। इस पर से हमने पीएम करवाया हुआ है और बॉडी में जो बुलेट फंसा हुआ था उसको डॉक्टर से जब्त किया है और इसको हम मिलान के लिए जिस फायर आर्म से चला है एफएसएल में बैलिस्टिक एक्सपर्ट के पास भेजेंगे और धारा 302 आईपीसी इसमें बढ़ाई जाएगी जो कि हत्या की होती है। और विशेष बात यह है कि इस केस को सनसनीखेज के मामलों में रखा जाएगा जो चिन्हित प्रकरण होते हैं, यानी जो चिन्हित मामले हैं। इन चिन्हित मामलों में पुलिस के जो पर्यवेक्षक अधिकारी होते हैं और प्रोसिक्यूशन विंग होती है, स्पेशली इसको मॉनिटर करती है। यानी जब वो कोई प्रकरण चिन्हित हो जाता है तो सबकी निगाहें हम लोगों का ये रहता है कि इसमें पर्याप्त अच्छे से एविडेंस कलेक्शन हो ताकि वो कोर्ट में रखा जा सके। और साथ ही जब वो कोर्ट में केस जाता है तो प्रोसिक्यूशन के द्वारा भी उसको मॉनिटर किया जाता है जब भी कोई होती है, ताकि उसको आरोपी को सज़ा हो सके। तो मुख्य बात ये है कि संबंधित धाराओं में 302 आईपीसी इसमें अट्रैक्ट होती है और इसको चिन्हित में हम लोग रख रहे हैं। सर, इसकी मुख्य वजह क्या रही है पूरी गोली खाई? अब बहुत मुख्य वजह अभी भी जांच का विषय है और इस पे अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जैसा कि वो फाइल वगैरह मोबाइल बेचने गई थी, उसने बयान भी अपने लेटर वायरल हुआ था। इसमें कई चीज़ें, कई एंगल आ रहे हैं। कई एंगल मतलब छोटे छोटे कि जो एक तो घायल ने बताया कि ऐसा था, दूसरा आरोपी ने बताया कि ऐसा था, दूसरा और कोई भी कुछ बता रहा है। तो सच्चाई को थोड़ा सा और समय दीजिए। मामला भी इन्वेस्टिगेशन में। कल जनजातीय कार्य विभाग में हुए विवादों पर सहायक आयुक्त ने की बड़ी कार्रवाई।
सहायक आयुक्त सत्येंद्र सिंह मरकाम द्वारा अधीक्षिका के खिलाफ पुलिस थाने की एफआईआर, अधीक्षिका पूर्णिमा साहू पर की निलंबन की कार्रवाई। मंडल संयोजक को भी प्रभार ने तत्काल हटाया। आदेश जारी। अधीक्षिका प्रमिला साहू द्वारा कन्या छात्रावास में दूसरी अधीक्षिका का आदेश होने के बावजूद 10 माह से नहीं दिया जा रहा है प्रभार। लगभग 10 माह से अतिरिक्त प्रभार वापस न देने पर अधिकारी द्वारा दिखाई गई थी नाराजगी। अधीक्षक द्वारा मंडल संयोजक के ऊपर हर माह पैसे लेने के लगाए गंभीर आरोप। प्रभार को लेकर अधीक्षिका और सहायक आयुक्त के बीच हुई थी हाथापाई। कभी 10,000 चाहिए तो कभी 25,000। अगर ऐसे ही तो मैंने एक दिन वहाँ अधीक्षकों को दो अधीक्षक हैं युवनाथी और क्या बोलते पड़तेती पेट देवरी वाले, उनको मानसरोवर कॉम्प्लेक्स के सामने मेरे को बुलाए और वहाँ उनको मैंने 10,000 रुपए दी हूँ। किस लिए पैसे मांगे थे, क्या बोल के? ये तो कुछ भी कार्यक्रम होता तो पैसे चाहिए इनको, और क्या बोलते उसके बाद अगर ऐसा ही भी हर महीने इनको वसूली चाहिए। कुछ भी हुआ, अगर थोड़ी सी भी गलती है तब भी इनको क्या हुआ था? अभी अंदर क्या हुआ था? अभी भी वही अपने पक्ष रखने के लिए आई थी कि जो महिला जो है वो नहीं आती, और क्या बोलते रजिस्टर तो मेरे पास रहते, वही ऊपर कार्यालय में रहते हैं, और जो जाती से नहीं है वहाँ, और अचानक से आके वो बोल रही प्रभार दो 10 महीने बाद, तो वही ऐसी बोल रहा है कि नहीं तुमको तो प्रभार देना पड़ेगा, और मेरे साथ गाली गलौज कर रहा है नॉनसेंस, और वो देखो अकल नहीं है, और कुछ बकरा हो जो ट्राइबल एसी सत्येंद्र सिंह मरकाम। तो क्या हुआ, मारपीट भी हुई आपके साथ? जी पहले उन्हीं ने मेरे ऊपर हाथ उठाए हैं। ऑफिस में सबके सामने? जी मगर अभी कोई नहीं बोलेगा, सब कार्यालय वाले पैसे से दबे हैं, हर किसी को पैसे चाहिए। आपने क्या करा फिर? शिकायत की आपने? जी मैंने भी 100 डायल नहीं की, मेरे को पुलिस वाले पकड़ के यहाँ ले आए अकेला देख के। शिकायत कहीं अभी नहीं कर पाया? नहीं, मेरी शिकायत कोई नहीं सुन रहा, और अभी बस की थी वो 100 डायल पे वो आ रहे हैं बस। वो जो महिला वहाँ नहीं रही वो उनकी वो कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम श्रीमती प्रमिला साहू, मेरा कोई नहीं है। कहाँ पोस्टिंग ना है तो आपकी? मेरी अमरवाड़ा में पोस्टिंग है। किस पद पे है? मिस अधीक्षक के पद पे हूँ। अमरवाड़ा में एससी छात्रावास में अधीक्षिका हूँ, और मेरा नाम श्रीमती प्रमिला साहू है। मैं अकेली महिला हूँ। मेरे पति की 2 साल पहले मृत्यु हो चुकी है, और वर्तमान में मेरे पास 2 छात्रावास थे, जिसमें कि एक पोस्ट मैट्रिक छात्रावास में एक महिला ज्योति बरखड़े जो कि सरेखा ढाना से आई है, प्राथमिक शाला से, और क्या बोलते वो जब से वहाँ आई है तो उनने एक बार वह उपस्थिति के लिए आई थी, ज्वाइनिंग ली, और जो गई है तो कभी कभी 1-2 दिन आती और नहीं आती, और जो अधिकारी हैं रजिस्टर मेरे पास रखे हैं वो उसमें ना तो साइन करती है और ना कुछ, और जो अधिकारी हैं वो में से भी हर महीने 25,000 रुपए लेते हैं। जो हमारी ट्राइबल की मैडम है वो भी में से हर महीने पैसे लेती है कि नहीं, श्रीमती रजनी अगामे, कि साहब को देना है। मैं उनको 5-6 बार भी पैसे दे चुकी हूँ, और उसके बाद भी जब आज में कल मेरा स्पष्टी निकला कि आप प्रभार दो, मैडम ने ही मना करके रखी थी, अगामे मैडम ने, कि जब छात्रावास की नई बिल्डिंग बन जाएगी उस समय अपन पोस्ट मैट्रिक का प्रभार देंगे, अभी बिल्कुल मत देना। और ये बात के लिए साहब भी मान गए हैं कि अभी अपन पोस्ट मैट्रिक का प्रभार नहीं देते, जब बिल्डिंग हैंड ओवर हो जाएगी उस समय देंगे। इसलिए मैं दी भी नहीं, और वो महिला भी वहाँ नहीं गई, और उसकी बकायदा पेमेंट निकल रही हर्रई ब्लॉक से, और सीओ मैडम खुद उसमें साइन करती हैं, और मैं से भी पैसे लेती हैं, और साहब के नाम पे भी पैसे लेती हैं। हर महीने उनको 10,000 चाहिए, और मेरे साथ ही घूमती रहती कि यहाँ जाना तो आप मेरे को रख लो। और उसके बाद जब आज 21 तारीख को मैडम गई और उनने लिख दी कि नहीं हम 30 तारीख को प्रभार दे देंगे, मगर कल परसों स्पष्टी और रोज मैडम का फोन आता कि तुमको निलंबित कर देंगे, पैसे लेने के बाद भी मेरे को निलंबित करने की बात कर रहे। और जब आज कल मैं स्पष्टी भी दे चुकी, जब आज मैं कार्यालय में आई तब भी साहब ने मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया, नानसेन अब भी दे तू प्रभार और यहाँ से निकल जा। और जो वहाँ 2-4 लोग और थे उन लोग ने भी मेरे साथ खींचातानी किए हैं, और मैंने भी जब मेरे पास कोई चारा ही नहीं है तो मैंने भी उनको ये मारी हूँ। बिल्कुल खींचातानी करने लगे सब लोग मेरे साथ। किन्ने खींचातानी किए, नाम
उसमें उनके नाम नहीं जानती, एक वो भी थी उसमें क्या बोलते खुद ही ज्योति बघेल भी वहीं खड़ी थी, उनने भी की। एक ऊषा जो बाबू बैठती है उनने भी की, और लोग थे और जेंट्स भी थे उसमें, मैं उनका चेहरा नहीं देख पाई। गाली गलौज एसी साहब नहीं किए मेरे साथ, और हमेशा करते, जब छात्रावास भी जाते तब भी करते, और हर अधीक्षकों के साथ ऐसा करते, बैठक में भी ऐसा ही बात करते। उनको बात करने का भी तरीका नहीं है। मैं अकेली नहीं बोल रही, अगर सब अधीक्षक भी अगर कोई बात न छिपाए अपनी, तो सब यही बोलेंगे कि इनको बात करने का तरीका नहीं है। मीटिंग तक में एक एक को खड़ा करके बकते हैं बिल्कुल, कि अब भी हर किसी को एक ही बात बोलते हैं कि अब भी देखो निलंबित कर दूंगा। आप किस छात्रावास के अधीक्षक हैं? मैं एससी छात्रावास अमरवाड़ा की अधीक्षिका हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रीमती प्रमीला साहू है। सर, ये अधीक्षा अभी आरोप लगा रही है कि उसके साथ अभद्र व्यवहार हुआ है, क्या है मामला ये? अभद्र व्यवहार तो नहीं हुआ है, उसने अभद्र व्यवहार बल्कि उसने मेरे साथ किया है, जिसका जो है उचित कार्रवाई भी करवा रहे हैं। क्या अभद्र व्यवहार हुआ, क्या बात क्या था? मंडल संयोजक है जो रजनिया गाँव में, उनके द्वारा दोनों अधीक्षिकाओं को मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया, क्योंकि 18/8/2022 का एक लेटर है जिसमें महाविद्यालय छात्रावास अमरवाड़ा का प्रभार किसी दूसरे अधीक्षिका जो ज्योति बरगड़े, उसको जो है कार्यालय के द्वारा सौंपा गया था, जिसका पालन आज दिनांक तक नहीं हो पाया। 1.5 महीने पूर्व जो है इस अधीक्षक के द्वारा मेरे पास आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसमें मैंने निर्देशित किया था सीओ को कि आप तत्काल जो है जिसका आदेश हुआ है उसको प्रभार दें। आज भी उसी मैटर को दोनों अधीक्षिकाओं को लेकर मेरे समक्ष उपस्थित हुई थी, और उसको जैसे मैंने कहा कि तत्काल आप प्रभार दीजिए, तो वो एकदम उग्र हो गई, और दोनों अधीक्षक और रजनिया गाँव में मैडम भी पास में हुए थे। फिर उसने दुर्व्यवहार और चिल्लाना शुरू कर दिया। उनका आरोप है कि पैसों की डिमांड की जाती है, कार्यक्रम में पैसे मांगे जाते हैं। कौन मांगा जाता है इसका लिखित शिकायत उसके द्वारा आज तक नहीं किया गया है। ये तो यदि किया गया है तो कभी भी मेरे नॉलेज में ये चीज़ें नहीं लाई गई उसके द्वारा। 10,000 रुपये लिए जाते थे मुझे। देखो वो चीज़ बताना चाहिए उसको, मेरे समक्ष बताना चाहिए। बोले मैं यहाँ तो मेरे स्टाफ ने भी मेरे को घींच के मारा है, छोड़ी मारी नहीं, किसी ने नहीं। कोई वो तो आप सब ने देखा होगा कि बाहर में किस तरीके से हरकत कर रही थी। जो आगे भी कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल की जाएगी। क्या कार्रवाई की जाएगी? उसके खिलाफ जो है जो भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बोला वो एक इल्ज़ाम और लगाती है आपको कि आप हर मीटिंग में बहुत वो गाली रखते हैं और खड़े होकर बोलते हैं सस्पेंड कर दूँगा, सस्पेंड कर दूँगा, ऐसा ही तो देखिए, हर मीटिंग लेने का प्रशासनिक तरीका अलग होता है। गाली यदि दिया गया है तो उसका प्रमाण और भी अधीक्षक बताएंगे, और जहाँ तक है मेरे स्वभाव में नहीं है किसी को गाली देनी। जबलपुर मानसून की दस्तक के साथ ही नगर निगम के दाबों की पोल खुलना शुरू हो गई है, जहां एक दिन की बारिश ने ही कई इलाकों को जलमग्न कर दिया। कई इलाकों में जल पलावन की स्थिति निर्मित हो गई है, जिसको लेकर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष कमलेश अग्रवाल ने कहा कि एक दिन की बारिश ने नहीं नगर निगम के सारे दावों की पोल खोल कर रख दी है। वहीं महापौर जिस पर से बोलते थे वहीं इस बारिश के मौसम में जल प्लावन की स्थिति निर्मित नहीं होगी। उनके द्वारा शहर के नाले नालियों की सफाई को लेकर 24 मशीनें लगवाई गई। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू से सवाल किया है कि वह 24 मशीनें सफाई के लिए कहां लगाई गई थी। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि नगर निगम में पूरी तरह से भ्रष्टाचार मचा हुआ है, अधिकारी महापौर की सुन रहे हैं, महापौर एसी में बैठकर शहर विकास के सपने देख रहे हैं। जी, एक दिन की जो बारिश हुई, मानसून आ गया है और पहले ही दिन देखा गया कि कई इलाकों में जल प्लावन की स्थिति निर्मित है, तो नगर निगम के जो दावे किए गए थे कहीं ना कहीं ये तो पूरा शहर बोल रहा है कि नगर निगम के दावों की पोल खुल गई। जिस प्रकार से इन लोगों ने ये कहा था कि हम जल प्लावन होने नहीं देंगे, हमारे सदन में लगातार हमारे पार्षदों ने और कांग्रेस के पार्षदों ने भी कहा कि हमारे क्षेत्र में जल प्लावन होता है, पानी भरता है, मगर इसकी किसी को चिंता नहीं थी। अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने मिलकर कहाँ मशीन चलाए ये मुझे आज तक पता नहीं चल रहा है। इन्होंने कहा था महापौर जी ने कि मैं 24 मशीनें लगाया हूँ, वो मशीनें हैं कहाँ? कुल मिला के भ्रष्टाचार का आलम था
और ये पूरा भ्रष्टाचार जबलपुर की जनता को ले डूबा। आज आप देख रहे हो कि सिर्फ एक दिन की बारिश नहीं, वो सिर्फ 2 घंटे की बारिश थी, और जिस दिन 5-6 घंटे लगातार अगर पानी गिर गया तो शहर की क्या स्थिति बनेगी, ये महापौर जवाब दें। क्योंकि बार बार मैं एक ही बात इनसे कहता हूँ कि आप कम से कम अधिकारियों पे नकेल कसें, मगर अधिकारी इनके प्रभाव में है नहीं, क्योंकि जहाँ पे भ्रष्टाचार की बात होगी वहाँ पे कभी भी विकास का काम नहीं होगा। आज आप जो देख रहे हैं, बार बार ये बोलते हैं कि नाले छोटे कर दिए। आप उस समय विपक्ष की भूमिका में बैठे थे, आप बताते वहाँ पे, सलाह देते कैसा करना है, क्या करना है। आपने कभी आज तक कुछ नहीं बोला इस बात को लेके। आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हो, और जिम्मेदारी को छुपाने के लिए आप इस प्रकार के अनर्गल बात कर रहे हो। निश्चित रूप से शहर की जनता के साथ ये बहुत बड़ा धोखा हुआ है, और मैं बार बार एक ही बात कहना चाहता हूँ कि महापौर जी अभी भी चेत जाएँ, नहीं तो आने वाला समय जबलपुर के लिए बहुत गंभीर होगा। फिलहाल के अब तक की खबर में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।